सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बताऊंगा। इसमें 200 प्रश्न होंगे। दोस्तों ये जो है रेलवे जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, रेलवे वीडियो लेखपाल यूपीएससी एसएससी जीडी सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फिर आप इसको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर वीडियो पर कर दीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 330। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये अनुच्छेद 330 है उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इस क्विज का दूसरा क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देख रेख में आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अधीन में आता है, या कह सकते हैं कि देखरेख में आता है। दोस्तों इस क्विज का तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, केरल हाई कोर्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो केरल हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1956 ईस्वी में की गई थी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं और दोस्तों सही आंसर होगा इसका बी, कानून द्वारा संसद। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज होते थे। यह संख्या 1956 में जाकर 10 हुई, 1960 में जाकर 13 हुई, 1977 में जाकर 17 हुई और 1985 में जाकर ये 25 हो गई और वर्तमान में यह संख्या 31 है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों और इसका सही आंसर होगा ए, कम से कम 10 वर्ष। दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता होती है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दोस्तों छठा क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं और इसका सही आंसर होगा बी, 69वां संशोधन में। दोस्तों आपको बता दूं कि जो 69वां मतलब कि 69वां जो संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना जो है 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि वर्तमान में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किस जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों सही आंसर होगा सी, 20 लाख। 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो 3 स्तरीय पंचायती राज जो प्रणाली है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आते हैं। केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख के ऊपर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में
एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ऑप्शंस आपके सामने नजर आएंगे। पहला नजर आ रहा है और दोस्तों दूसरा जो होगा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा भी सामने है और चौथा भी है। ये ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो है विकल्प है, मतलब कि कथन है। और तीनों में से कोई एक सही है, कोई दो सही है या फिर तीनों सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो है वो पहला और दूसरा केवल सही है, मतलब कि पहला और दूसरा जो है वो सही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला और दूसरा सही है। आपको बता दूं कि तीसरा बयान जो दिखाई दे रहा था नीचे वो सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। और यहाँ पर जो है सही दिखाई दे रहा है कि राज्य के कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। और दूसरा जो था, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण जो है मंत्री परिषद है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। दोस्तों इस क्विज का 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। आपके सामने आधिकारिक भाषाएं 5 दी गई हैं और इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थीं। ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा या चौथा पांचवा। इसमें से कोई दो भाषाएं जो थी वो 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। आपको इन दोनों भाषाओं को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 नहीं 4 होगा, 2 को मिला दिया जाएगा तो। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। इसका सही आंसर होगा सी, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि तीसरा और पांचवा कौन है। तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि बोडो और संथाली। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली, ये दो जो भाषाएं हैं 2003 के जो 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची जो थी उसमें ये 4 भाषाएं शामिल की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। आपके सामने धार्मिक समुदाय हैं सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला चौथा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा या चारों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा डी, चारों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चारों जो धर्म नज़र आ रहे हैं ये भारत में अल्पसंख्यक के दर्जे में आते हैं। ये चारों जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे में आते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य। इनमें से कौन सा मिलान सही है। आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है सामने, इसमें से 3 गलत है, 1 सही है।
और इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। ये जरूरी नहीं है कि 3 गलत हैं, कोई 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहला, दूसरा और जो तीसरा है वो सही है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पहला, दूसरा और ये जो तीसरा है वो सही है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आएगा कि ये तीसरा हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता हो, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन चारों में से कोई एक सही है। और क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता के आधार पर नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा जो होगा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो है 102 के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता क्या है आप जान लीजिए। सबसे पहली अयोग्यता ये है कि किसी व्यक्ति को या संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरा है कि अगर वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा उनके धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। और इसके बाद तीसरा है कि यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है और वह एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। और उसके बाद चौथा है कि अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है। पांचवा है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है। और आपके सामने अगला मिलेगा कि यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण से ही नहीं माना जाएगा, या तो संघ के लिए या ऐसे राज्यों के लिए मंत्री है। और उसके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आप ये जान लीजिए कि संविधान की 5वीं जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। फिर से सुन लीजिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है या जाना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, पहली अनुसूची। आप ये जान लीजिए कि जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, वास्तविक न्यायाधिकार। आप ये जान लीजिए कि भारत का जो संविधान है भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, राज्य विधानसभा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी। आप फिर से सुन लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी। ऑप्शन आपके सामने है और दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। आप ये जान लीजिए कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से 1977 के बीच लागू हुआ था, के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों आवश्यकताओं और आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधिनियमित किया गया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए किस प्रदेश में आरक्षित हैं। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता, 19 नंबर नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में, दूसरा है प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री, और ऑप्शंस आपके नीचे सामने दिए गए हैं 4, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों सही आंसर होगा इसका ए 1 2 3, 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा B1। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन जो होता है वो समवर्ती सूची का एक विषय है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है। फिर सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, केवल राज्यसभा में। आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय। आपको बता दूं कि सीमा प्रबंधन विभाग जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, लद्दाख। आपको मैं बता दूं कि भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बाड़मेर है जिसका क्षेत्रफल 71,601 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कच्छ है जिसका क्षेत्रफल 41,644 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल पश्चिम है जिसका क्षेत्रफल 40,572 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद है अरुणाचल पूर्व जिसका क्षेत्रफल 39,749 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और जम्मू एवं कश्मीर।
आपको बताना है कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 2 और ये जम्मू कश्मीर 4। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा की जो है विधान परिषद की सीटें होती हैं। आपको मैं बता दूं कि चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? आपके सामने ऑप्शन है 4 और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, जरवास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर इसका होगा निर्यात कर और उसके बाद समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कथन और कथन में से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। ठीक, फिर कथन को पढ़ लीजिए। पहला कथन है कि संसद में घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते। आप इसको पढ़िए अपने से वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर 5वां कथन दिया गया है। 4 यहाँ पर है, 5वां यहाँ पर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सभी सही हैं। आपको ये सभी सही नजर आएंगे, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को, आप फिर से पॉज करके पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अनुच्छेद 30(1). अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? दोस्तों तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा डी, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने वाला अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की पंचायतें और नगरपालिकाएं या फिर उपरोक्त सभी? आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा सी, राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाएं। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति रखता है। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। आपको बता दें दोस्तों
कि जो अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, मतलब कि ये बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। आपको बता दें कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। आपको बता दें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 2 और 3 दोनों। आपको देखिए यहाँ साधारण विधेयक भी इसका सही आंसर है और धन विधेयक भी इसका सही आंसर है। आपको बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जिसे कहा जाता है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर होगा यह एक संवैधानिक संस्थान है। ये जो है ये ऑप्शन गलत है। आपको बता दें कि पीएमओ जो है वो गैर संवैधानिक संस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, फारसी। फारसी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और इटली। तो इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का संशोधन का प्रस्ताव जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो आपको तो मालूम होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति, ये 3 जो होते हैं ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है वो इसे RTE कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन। आप इस अधिनियम के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो कि मान्यता प्राप्त हो या फिर सरकारी स्कूल हो या फिर एडेड हो या फिर नॉन एडेड हो,
आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। बस आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा आरटीई के वेबसाइट पर जाकर। और आपको बता दें दोस्तों कि पहले ये नियम था कि कहीं भी कराया जा सकता है ये एडमिशन, लेकिन अब जो ये नियम है वो बदल चुका है। अब आप केवल ग्राम पंचायत में ही इसका एडमिशन करा सकते हैं। जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसी गांव में स्थित जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। और सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों, भारत का मुख्य न्यायाधीश और फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। आपको बता दें कि राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं तो लेख 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है या कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, राष्ट्रपति। आपको बता दें कि भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 301 का कहना है कि आम जनता के हित में क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में संसद प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए एक अकाल राज्य संसद को कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है अगर वह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है। अनुच्छेद 303 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों के माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। इस तरह का कर राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका बांग्लादेश के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। ये 3 कथन दिए गए हैं। तीनों में आपको बताना है कि तीनों में से कौन कौन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। आपको बता दें कि पहली बात ये कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की है। OCI और PIO जैसी अवधारणाओं के बावजूद जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। जो लोग इन श्रेणियों में हैं वो मतदान के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक है और 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। इन कथनों में आपको सही आंसर बताना है। तो आपको सब मालूम ही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ए, गोवा में।
आपको बता दें कि मतदान निगरानी प्रणाली जो है पहली बार गोवा में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए, वेब कैमरों द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा रिकॉर्ड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि KPLT मतलब करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? गोवा, मणिपुर या फिर असम या फिर त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, असम। असम जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है? आपके सामने ऑप्शंस है और तो सही आंसर होगा सी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। अगला क्वेश्चन है कि यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, इस सीट पर चुनाव जो होगा ईवीएम के जगह बैलेट बॉक्स से होगा। आपको बता दें कि ईवीएम अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं और यदि 64 से अधिक प्रत्याशी हो जाएंगे तो इस सीट पर जो चुनाव होगा वो ईवीएम मतलब कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होगा। आपको बता दें कि ये एक ईवीएम जो होता है, एक ईवीएम में केवल 16 प्रत्याशी मतलब कि प्रत्याशियों की जगह होती है। यदि 16 से अधिक हो गए तो 2 ईवीएम को समांतर में जोड़ दिया जाता है। यदि 32 से अधिक हो जाए तो तीन को जोड़ दिया जा सकता है समांतर में, और यदि 48 से अधिक हो जाए तो 4 ईवीएम को एक साथ समांतर में जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके बाद 64 से भी अधिक प्रत्याशी हो जाए तो उसमें क्या किया जाएगा कि ईवीएम को हटा दिया जाएगा और वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? यही अगले पिछले क्वेश्चन का रिपीट है। तो इसका सही आंसर है 64 से अधिक होता है तो फिर उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, 2 किलोमीटर। अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ हो सकता है। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक के अध्याय 11 के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को इस तरह से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि आमतौर पर उनके मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के लिए किसी मतदाता को परेशानी न हो। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं, कितने वोट पड़ सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3840 वोट एक ईवीएम में अधिकतम पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि एक ईवीएम में अधिकतम जो होता है 3840 वोट पड़ सकते हैं। आमतौर पर यह बूथ पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती है। मतलब एक बूथ पर 1500 से अधिक मतों की संख्या नहीं होती है। अतः ईवीएम की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग मतलब प्रयोगात्मक के आधार पर प्रयोग में लाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, 1989 से 1990 के बीच सबसे पहले भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 1033। मतलब सोच लीजिए कि 1033 उम्मीदवार एक किसी लोकसभा सीट पर या किसी भी सीट पर जहां चुनाव हो रहा हो 1033 उम्मीदवार अधिकतम इतिहास रहा है कि वो वहां पर प्रत्याशी के रूप में पाए गए हैं। और वो राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मोदाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में 1996 में तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव के दौरान 1033 चुनावी उम्मीदवार थे। मतपत्र
पुस्तिका के रूप में थी, वो तो जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है कि पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ हैं और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले कितने घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा डी। 51 है कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि KPLT करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है, गोवा, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, असम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है। इसका सही आंसर होगा सी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। अगला क्वेश्चन है कि यदि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। आपको बता दें कि एक ईवीएम में अधिकतम 16 प्रत्याशी हो सकते हैं। यदि 16 से अधिक प्रत्याशी हो जाएं तो 2 ईवीएम को समांतर में जोड़ दिया जाता है। यदि 32 से अधिक हो जाए तो 3 को समांतर में जोड़ दिया जाता है, और यदि 48 से अधिक हो जाए तो 4 को जोड़ दिया जा सकता है, और यदि 64 से अधिक हो जाए तो 4 को एक साथ न जोड़कर वहाँ पर ईवीएम के जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। पिछले क्वेश्चन का ये रिवाइज है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि 64 से अधिक प्रत्याशी एक ईवीएम में इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है। इसका सही आंसर होगा 2 किलोमीटर। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3840 वोट। दोस्तों आपको बता दें कि एक बूथ पर एक ईवीएम में लगभग एक बूथ पर 1500 वोट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम की जो क्षमता है वो अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है। इसका सही आंसर होगा DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक आधार पर लाई गई थी। इसका सही आंसर होगा 1989 से 1990 के बीच। तो अगला क्वेश्चन है कि अब तक किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है। आपको बता दें कि यह है डी, 1033। मतलब 1033 उम्मीदवार उस चुनाव में खड़े हुए थे। और आपको बता दें कि वो जो राज्य है वो राज्य तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की जो मोदाकुरिची विधानसभा है वो 1996 में वहाँ पर 1033 चुनावी उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन है कि पार्टी पावर मंत्री और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान अनुमोदित किया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले कितने घंटों की अवधि के दौरान सामाजिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। और इसका सही आंसर होगा डी, 48 घंटे।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा सी 1997 कानून द्वारा संसद। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी उत्तरी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? और इसका ऑप्शन आपको सामने है, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 111। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र किसमें विभाजित किए गए थे? आपको इसका सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। अगला क्वेश्चन है कि सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों या अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी 280। अगला क्वेश्चन है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में ASPA लगाया गया था। आपको बता दें कि ASPA 11 सितंबर 1958 को प्रभावी हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी 22 भाषाएं हैं। आपको बता दें कि इन भाषाओं को नोट कर लीजिए कापी कलम लेकर, कि जो ये 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोई अंतर नहीं है, डी है, इनमें से कोई अंतर नहीं है। आपको बता दें कि भारत में केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। आपको बता दें दोस्तों कि इस अनुच्छेद जो आर्टिकल है इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसका नाम है टेबल नंबर 21। वो रैंकिंग से आधारित है, जीने का अधिकार है। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर उस मूवी को देखिए, आपको अनुच्छेद 21 का पता चल जाएगा। दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित अनुमोदन या यात्रा करने की जो है वो शक्ति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी 72 के अनुसार। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए है।
अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP का लक्ष्य अंत्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है जो किससे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, वामपंथी जाति अतिवाद से प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अल्पसंख्यकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को क्या की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो इसका सही आंसर होगा सी, संघ की आधिकारिक भाषा। आपको बता दें कि हिंदी जो है वो संघ की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कथन दिए गए हैं सामने आपके, भारत का संविधान, संसद का कानून। आपको बताना है, संसद द्वारा कानून था, आपको बताना है कि बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, मतलब कि ये भी सही होगा और उसके बाद आपके सामने भारत का संविधान है, ये भी सही होगा। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। फिर से कथन दिया गया है कि प्रस्तावना मौलिक अधिकार या तीसरा है मौलिक कर्तव्य, और फिर चौथा दिया गया है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आपको बताना है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत किस में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, मतलब चारों में है। आपका ऑप्शन ये, प्रस्तावना भी सही होगा, मौलिक अधिकार भी सही होगा, मौलिक कर्तव्य भी सही होगा, और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, MCOCA, एमको का। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, पंचवटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में सही होगा दोस्तों बजट। बजट का जो है भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासन बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, जिला। अगला क्वेश्चन है कि द पेरलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, शंकर दयाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। आपके सामने ऑप्शंस है दोस्तों और इसका सही आंसर होगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सम्मुख समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आपको बताना है कि निम्न कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल 4। आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 15, 16, 19 के मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं, इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के ही पास है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध हैं। ये देश की संप्रभुता अखंडता से संबंध में है। ये 8 प्रतिबंध
राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध, सार्वजनिक आदेश, सभ्यता का या नैतिकता, न्यायालय की छूट, मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन और संप्रभुता और भारत की अखंडता, ये है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियों उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस में है? आपको ऑप्शन सामने दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर का संविधान। दोस्तों ये थोड़ा जीके जो था ये पुराना है, क्योंकि हम अभी अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश लागू किया गया है धारा 370 को हटाकर। तो मैं इस क्वेश्चन का समर्थन नहीं करता हूं, आप इसको अपने से देख लीजिएगा सही है या गलत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, इनमें से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक के सिद्धांतों में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चारों। ये चारों जो होंगे ये सही आंसर होंगे। ये और ये। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों के विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यदि दिख नहीं रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। दोस्तों आपको इसकी कहानी बता दूं कि 1940 के दशक में क्लेमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो ब्रिटेन की भारतीय नीति में बदलाव आया। क्लेमेंट एटली सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा के मामले को देखने के लिए कैबिनेट मिशन नियुक्त कर दिया था। भारत में विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी। यह प्राथमिक कारण था कि सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था, चूँकि जिन्ना और मुस्लिम लीग भारत के लिए 2 संविधान सभाएं और एक भविष्य पाकिस्तान के लिए चाहते थे। यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय असेंबली के 9 निर्वाचित विधायकों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना है। इस प्रकार इस आधार पर प्रांतों के 3 क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था, जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू, मुख्य रूप से मुस्लिम, और ये दोनों जहां संख्या में लगभग बराबर थे। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, संसद, कानून द्वारा संसद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है? आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, राजनीतिक दल का मतलब भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का संघ या निकाय है जो चुनाव आयोग या निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षित करने में सक्षम है। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A का कहना है कि राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण। भारत में व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कह सकता है और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा रखता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन देना होगा। मतलब एक पार्टी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चुनाव आयोग को एक आवेदन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, सहकारी समिति। सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं,
और इसका सही आंसर होगा ए, नियंत्रक और महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक कहा जाता है, माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। अब इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, वित्त मंत्री को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है। शहर में पहला नागरिक कौन होता है। तो आपको मालूम ही है कि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष मतलब कि मेयर होता है वही पहला नागरिक होता है। मेयर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों ये था जीके क्विज का 100 क्वेश्चन। दोस्तों अगले पार्ट में, पार्ट 2 में और 100 क्वेश्चन बताकर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉलिटी से रूबरू कराऊंगा। और यदि आप इस नोट्स का PDF चाहते हैं तो अंकित सर शिवा क्लासेज नाम के टेलीग्राम चैनल पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।